पर बात करते समय बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं। कल इसी सभागार में एक गोष्ठी हुई और वहाँ से भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। और आज जो शक्ति सत्ता पर काबिज है, जो बिहार में एसआईआर करवा रही है, कल उत्तर प्रदेश में भी होगा और दूसरी जगहों पर भी होगा। भाई उसके निशाने पर कौन है? उसके निशाने पर एक अल्पसंख्यक समुदाय है और एक हिंदू राष्ट्र का सपना है, उसकी घोषणा है। ये एक साजिश जो भयानक चल रही है। अगर प्रेमचंद की प्रगतिशीलता की बात करें तो इसका सामना हम कैसे करेंगे? मैं बस एक छोटी सी कहानी की याद आपको दिलाना चाहता हूं और वह पंच परमेश्वर है। आप देख लीजिए, देश आजाद नहीं था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय एक ऐसी कहानी आती है भारतीय समाज की साझी विरासत की, जो अमूल्य निधि है हमारी। हम प्रेरणा कहां से लेंगे? अब देखिए, एक हिंदू मुजरिम है तो उसकी पंचायत करने वाला मुसलमान है, और एक मुसलमान जब मुजरिम होता है तो उसकी पंचायत करने वाला हिंदू है। ये है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम साझी विरासत को कहीं से पढ़ करके अर्जित नहीं किया था। उनकी बचपन की कहानियाँ आप देखिए, वो जिस परिवेश में पैदा होते हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं मौलवी साहब के यहाँ अरबी फारसी, ये तमाम जो परिवेश है वो एक ऐसा प्रेमचंद को गढ़ता है जो भारत की साझी संस्कृति का बहुत बड़ा सिपाही है। और ये बहुत सुखद बात है कि उस कलम के सिपाही की जयंती पर कलम भेंट की गई है। और ये कलम वो ताकत है जिसमें प्रेमचंद की दृष्टि मिली हुई है, और हम आज भी इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों से बाकायदा लोहा ले सकते हैं। आप देखिए, असल में प्रेमचंद को कभी कहते हैं कि ये गांधी के पीछे जा रहे हैं, कभी ये बोल्शेविकों के पीछे जा रहे हैं। हम ऐसा कहते समय थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमचंद जी महज किस्सागो व्यक्ति नहीं थे। वो केवल कहानी और उपन्यास गढ़ने वाले, रचने वाले एक कलाकार मात्र नहीं थे। वे बहुत ही सजग पत्रकार थे, वे बहुत बड़े विचारक और चिंतक थे। हमें जरा उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। और वो लिखते समय उनकी दृष्टि पूरी राष्ट्रव्यापी होती है। देखिए, कितनी मजाक की बात है हिंदी साहित्य में कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि। ये उससे भी एक आगे बढ़कर के बात है कि दिनकर राष्ट्र कवि हैं। आप देखिए कि इन लोगों ने जिन मसलों को अपनी कविता में उठाया है, जिसके कारण उनको राष्ट्र कवि कहा गया है। एक शब्द अभी आया था, पुनरुत्थानवाद। अरे भारत भारती के बारे में क्या कहा जाता है? वो किस तरह का ग्रंथ है? उसमें जो हम है, उस हम में कौन शामिल है? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे कभी? ये हम में कौन है? ये हम में मुसलमान है, इस हम में दलित है, इस हम में गरीब तबके के लोग हैं। ये बड़ा सवाल है। अब वो राष्ट्र कवि है, लेकिन हम लोगों ने, हिंदी आलोचना ने विचारक प्रेमचंद को हमेशा साइडलाइन किया है, हाशिए पर डाला है। क्योंकि प्रेमचंद के विचार से यथास्थितिवाद को बहुत बड़ा खतरा है। वो यथास्थितिवाद की जंजीर तोड़ देते हैं। तो प्रेमचंद को हमको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और दो तरह की लड़ाई, वीरेंद्र जी बार बार इस बात को कहते हैं, मैं उनसे बहुत सहमत हूं कि आजादी की लड़ाई को दो तरह से चलना चाहिए था। बाद में जब अम्बेडकर ने संविधान को समर्पित किया तो इस बात का जिक्र भी किया था
कि हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिपेंडेंस की नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई मुक्ति की होनी चाहिए, लिबरेशन की होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस केवल स्वतंत्रता है, वह मुक्ति नहीं है, क्योंकि 75 साल पूरे होने पर भी आज दलित, किसान, गरीब और स्त्रियां स्वतंत्र भले हो गई हो, मुक्त नहीं हो पाई। और प्रेमचंद जब लिख रहे हैं तो केवल स्वतंत्रता संघर्ष के चितेरे नहीं हैं, वे मुक्ति का आख्यान रचने वाले महान साहित्यकार हैं। उनका जोर लिबरेशन पर है, उनका जोर मुक्ति पर है। और पूरे मुक्ति कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, इसके लिए वो देखते हैं कि गांधी एक शक्ति के रूप में आ रहा है, फिर वो देखते हैं कि मार्क्सवाद भी एक शक्ति के रूप में आ रहा है। ये दो बड़ी शक्तियां हैं जिससे मिलकर के उस समय भारत को आज़ादी करने के जो सपने देखते थे, तो आज़ाद भारत की परिकल्पना कैसे होगी, वो इस बात से देखते थे। देखिए, अक्सर बात होती है और समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। एक अब आप देखिए, जब भी होती है, कल भी यहाँ बात हुई रंगभूमि के सूरदास की, तो एकदम से कह दिया जाता है कि जैसे सूरदास और कोई सूरदास नहीं है, एकदम गांधी का एकदम प्रतिबिंब है। और ऐसा लगता है कि गांधी के अनुयायी हैं प्रेमचंद। लेकिन उसी उपन्यास में एक बहुत रिबेलियन पात्र है, भैरव पासी, जो दलित समाज का है, उसकी चर्चा लगभग नहीं होती। ये कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मिठुआ के साथ उसकी बात होती है सूरदास की कि एक बार तोड़ेगा, 2 बार तोड़ेगा, 3 बार तोड़ेगा, 4 बार तोड़ेगा, 100 बार तोड़ेगा। वो तोड़ेगा हम बनाएंगे, वो तोड़ेगा हम बनाएंगे। के दूसरी तरफ भैरव पासी एक दलित है जो लठायत है, वो शक्ति की भाषा बोलता है, और केवल शक्ति की भाषा बोलते समय अंधा नहीं है, वो बहुत बड़ा कूटनीतिक है। एक रॉयल फैमिली के बच्चे को जा करके फंदे में जहां वो फंसा हुआ था, वो उसको कैसे छुड़ाया जाए, तो रॉयल फैमिली डिसाइड करती है कि भैरव पासी को ही भेजा जाएगा। वो राजस्थान न कहा उस तरफ जाता है और उसको बचाकर ले आता है। तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक सशस्त्र क्रांति वाली चेतना है, वो भैरव पासी में है, उसमें ताकत है, उसमें एक बुद्धि है। तो प्रेमचंद केवल दलितों को या इस तरह की चीजों को गांधीवाद के पीछे खड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका एक क्रांतिकारी चरित्र भी खड़ा कर रहे थे, और उसका प्रतीक भैरव पासी है। और जब ये बात कही जाती है कि पूना पैक्ट में गांधी जी ने बड़ा खराब काम किया और गांधी समर्थन के बहाने से प्रेमचंद पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ी ज्यादती होती है। वो बात सही है कि प्रेमचंद एक विचार के जितने लेख हैं उसमें आप देखिए तो प्रेमचंद आपको दिखाई देंगे कि वो गांधी का समर्थन करते हैं। गांधी जी ने जिस मंदिर प्रवेश की बात की थी, वो रंगभूमि या दूसरे उपन्यासों में उस मंदिर प्रवेश की बात है। किंतु मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, क्या गांधी जी ने ये हिम्मत की थी कि वो ये घोषणा करें कि अगर हिंदू प्रभु जाति और प्रभु वर्ग के लोग दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते, तो उसी बनारस में एक दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जाए, जिसमें जो सच्चे हिंदू हैं वो जाएं और दलितों को जाने को मिले। गांधी की ये हिम्मत नहीं थी, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नेहरू के पीछे पड़े थे केवल। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दलितों के लिए अलग मंदिर बनाने की बात की थी। प्रेमचंद ऐसे हैं, प्रेमचंद गांधी को एक शक्ति के रूप में देख तो रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद बिल्कुल उसके अंध अनुयायी नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए
गांधी का योगदान क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में गांधी का योगदान ये है कि गांधी जैसे ही आते हैं, वो कांग्रेस जो इलीट क्लास की संस्था थी, बैरिस्टरों की, वकीलों की, बड़े जमींदारों की, इसका चरित्र बदल जाता है। गांधी ने आते ही मुस्लिम एकता के साथ असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। उन्होंने मुस्लिमों को साथ जोड़ा जो 1857 के बाद बिखर गए थे। उन्होंने चंपारण में किसान आंदोलन कर दिया, खेड़ा में मजदूर आंदोलन कर दिया। ये अल्पसंख्यक मजदूर और ये किसान, ये देश को असली मुक्ति दिलाने वाले पात्र थे और गांधी ने इसको समझा था और इसको राष्ट्र हित में समझ करके प्रेमचंद ने स्वीकार भी किया था। इसीलिए उनके उपन्यासों और कहानियों के किरदार में किसान, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोग आते हैं। एक पूरा राष्ट्रीय चरित्र के रूप में उनका वर्णन वहां पर होता है। तो इसके अलावा आप देखिए भाई, उमा नेहरू भी स्वीकार करती है कि चाहे जैसा भी हो, सीमित अर्थों में भी हो, लेकिन स्त्रियों को घर के चौखटे से बाहर स्वतंत्रता आंदोलन में लाने वाले गांधी ही थे। वो पिकेटिंग के बहाने वाले, उनका रोल सीमित था, लेकिन लाने वाले वो वही थे। प्रेमचंद चुपके से इन सभी ताकतों को, इन सभी बातों को देख रहे थे और जिससे राष्ट्रीय मुक्ति का सपना मजबूत हो सकता था, अपनी कथा कहानी और विचार में उसको वो पिरो रहे थे। वो जो भी गांधी से ले रहे थे वो एक ऑब्जेक्टिव रूप में ले रहे थे, एकदम उससे प्रभावित होकर के ले रहे थे। कम से कम उनकी रीडिंग में मुझको ये नहीं मालूम होता है। क्योंकि एक बात मैं और कहता हूं कि जब गांधी अम्बेडकर परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की बात होती है तो आधी अधूरी बात नहीं रखनी चाहिए। आधी अधूरी बात नहीं रखनी चाहिए, पूरे समग्र चीजों को सामने रखना चाहिए। जैसे बाद में पूना पैक्ट के बाद भाई अंबेडकर को संविधान सभा में कैसे लाया गया, अब उनको प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कैसे बनाया गया, और स्वतंत्रता के बाद वो किस तरह से कानून मंत्री बने। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, अगर गांधी की असहमति होती तो क्या ये संभव हो पाता? एक बड़ा सवाल है। इसलिए पूरी चीजों को देखना चाहिए। चांद में दाग है, ठीक है, लेकिन चांद दाग के अलावे भी सुंदर है, तो उस सुंदर को भी देखना चाहिए। दाग से हमें सीखना चाहिए कि हमें किन गलतियों को नहीं करना है। ये प्रेमचंद की बात है। और उनकी प्रगतिशीलता के एक बिंदु में स्त्री है। भाई स्त्री की निर्मित कैसे होती है? सिमोन दी बोवा ने लिखा कि स्त्री तो पैदा होती नहीं, उसको बनाया जाता है। अगर इसका सबसे खूबसूरत आख्यान इस सिमोन दी बोवा को जमीन पर आप देखना चाहते हैं, आख्यान की जमीन पर, तो वो गबन उपन्यास है और वो जालपा का कैरेक्टर है। आप देखिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बचपन से स्त्री को दिखाया जाता है सपना कि उसकी शादी में चंद्रहार आएगा। जिस दुल्हन की चंद्रहार चढ़ता है वो सबसे सौभाग्यशाली होती है। वो सपना नहीं दिखाया जाता कि भाई स्त्री डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पंडिता रमाबाई या ताराबाई शिंदे या रखमाबाई जैसी महिलाएं उसके पहले जो रच रही थी, भाई हिंदी कथाकारों में किसने उसको कथा की जमीन पर स्थापित किया है? ये बड़ा सवाल है। ये प्रेमचंद है। तो क्या स्त्रियों के संबंध में जो उनकी प्रगतिशील दृष्टि है वो केवल गांधी से आई है? बिल्कुल नहीं आई है। वो पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत की जो विदुषियां थी, प्रेमचंद जैसा सजग पत्रकार जरूर उसको देख रहा था और समझ रहा था और पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको अपनी कथाओं के माध्यम से गढ़ रहा था। ये है प्रेमचंद। क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसा हस्तक्षेप करना चाहते थे कि भारत की एक आदर्श मुक्ति का रास्ता हमारे सामने निकले। आर्थिक नीतियों पर नहीं जाते हैं क्योंकि ये मामला थोड़ा लंबा हो जाएगा। और कितना समय है मेरे पास? हो गया? तो बस मैं दो एक बातें और बोल करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ।
समय कम है, एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, नलिन ने बिल्कुल सही कहा कि जानते तो वो भी हैं, लेकिन ठीक से नजदीक से देखते हम हैं। आज विश्वविद्यालय में आज ऐसा इत्तेफाक है कि भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी की भी जयंती है, और 1 महीना पहले से हम लोग चिंतित हो गए कि भाई हर साल विभाग में हम प्रेमचंद जयंती जरूर मनाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे वही प्रेमचंद ही था जिसके सारे कलम के सिपाही हम लोग लड़ते हैं वहाँ स्पेस में। तो बोला कि अब क्या होगा, और हेड कौन है? वही व्यक्ति जिसने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हेडशिप लिया था, है ना। अब तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सवाल नहीं है, शेर के मुंह से कड़ा निकालने का सवाल है। अब ये जो है ये था। अब हम और रीता जी परेशान, हम लोग लगे हुए थे। जो जीवन के सभी अंधकारों को विलुप्त कर देता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वह सशक्त हो जाता है। ऐसे ही जितना पान में लगा सकते हैं वो उतना लगा रहे थे। सिर दुख गया, मैं भाग आया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी हुई थी, मैंने फोन करके कहा क्या बकवास सुन रही, आ जाओ चलते हैं, क्या भी आदमी है। तो ये चुनौती है, और सच कहता हूँ कि इस चुनौती में अगर कोई हमारा सहारा बनते हैं, माने उन संघियों के बीच में भी अगर किसी की स्वीकृति थोड़ी बहुत है तो वो प्रेमचंद की है, और प्रेमचंद के माध्यम से हम उल्टे अस्तूरे से उनका बनाते रहते हैं। तो ये प्रेमचंद की प्रगतिशीलता है, ये हम लोगों का दर्द है। जब मैंने बस एक बात कह, जब मैंने ज्वाइन किया, हम पात प्रेमचंद को आगे करके हम तलवार नहीं, हम तोप चलाते हैं, और एक दिन जरूर आएगा। आपने देखा होगा विद्यार्थी हैं और भी विद्यार्थी आएंगे, हम इनको इनके मंसूबों को विध्वंस में बदल देंगे। आपने सुना, बहुत बहुत